everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं मॉक नंबर 8, ठीक है, मॉक टेस्ट 8 जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस करे हैं जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे एसआई के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपका करंट अफेयर्स कंप्यूटर्स है, ठीक है, और इसके अलावा इंग्लिश भी है। तो हम सारे के सारे पोर्शन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, लेकिन स्पेशली जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं बता दूं आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, और 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चंस होंगे आपके कोड रिलेटेड अवेयरनेस के। तो ये है हमारा टोटल वेटेज 50 क्वेश्चंस का जो आपको आज जो है करने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रोज़ आपकी 10 बजे क्लास होगी, तो ये टाइम आप नोट करके लिख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आज जो है हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ कंप्लीट करा दो। अभी 12 सब्सक्राइबर्स कम है, तो आई होप क्लास तक आप ये कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज का। हु सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव। तो ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसका नाम है गौरव। ये किसने सक्सेसफुली टेस्ट करा है? इसरो, HAL, DRDO या स्काई रूट एरोस्पेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका DRDO, ठीक है। गौरव जो है 1000 kg का क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसको DRDO ने टेस्ट करा है। कहाँ पे? कोस्ट ऑफ ओडिशा में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट राइस ATM हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। इंडिया का पहला राइस ATM जो है कौन सी स्टेट में सेटअप हुआ है? ओडिशा, बिहार, गुजरात या फिर हरियाणा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। इसका सही आंसर है आपका ओडिशा में, ठीक है। और ये कहाँ पे सेटअप हुआ है? ओडिशा में, भुवनेश्वर में। इंडिया का पहला राइस ATM है, इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। तो ये इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3, who has been appointed as the new cabinet secretary of India। इंडिया के नए कैबिनेट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट करा गया है? राजीव कुमार, अंकित सिंघानिया, TV सोमनाथन या फिर नन ऑफ द एबव? जल्दी से इसका भी सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर TV सोमनाथन, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन C आपका सही रहेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of indigenously developed train collision avoidance system? इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन, ट्रेन्स जो आपस में कोलाइड कर लें उनको अवॉइड करने के लिए एक नया सिस्टम जो है ये हमारा इंडिया में ही डेवलप करा है, इंडिजीनियसली डेवलप है। तो आपने इसका नाम बताना है। रक्षक, कवच, रुद्रम या अवतार? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कवच, ठीक है। कवच 4.0 क्या है? ये इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, AITP, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर ने ये आपका बाय 2025 तक बोला है कि ये हम रोल आउट कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। डेवलप किसने करा है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने, लखनऊ में है ये आपकी। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पे जिसके द्वारा ये कोलिजन को अवॉइड कर पाएंगे? ऑटोमेटिकली जो ब्रेक होंगी वो अप्लाई होंगी। जब भी दो ट्रेन आपस में सामने एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगी जिससे वो कोलिजन को अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ट्रेन है इसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं हमारे देश में ट्रेन कोलिजन की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि 2025 से रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है हु इज आवर प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। यामिनी कृष्णमूर्ति जो अभी जिनका निधन हुआ है वो कौन से डांस फील्ड से रिलेटेड है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या बोथ B and C? तो बताइए इसका आंसर आप मुझे।
इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी। भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी दोनों से ये रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक्स? 2024 में जो समर ओलंपिक्स होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? फ्रांस, यूएसए, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये किसने होस्ट किया था? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊं। इसका 33rd एडिशन हुआ था समर ओलंपिक्स का, और कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पे? पेरिस में जगह में। ओपनिंग कब हुई थी इसकी? 26 जुलाई 2024। क्लोजिंग हुई थी 11 अगस्त 2024। आपने मुझे कमेंट्स में सेक्शन में बताना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो फ्लैग बियरर कौन थे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे। मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कॉट था फिरगियन कैप। ठीक है, और कितनी टोटल स्पोर्ट्स थी हमारे समर ओलंपिक्स में? तो टोटल थी आपकी 32 स्पोर्ट्स जो इसमें थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसका क्या नाम है? आईएनएस विराट, आईएनएस अरिघाट, आईएनएस विक्रांत या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आपका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका आईएनएस अरिघाट। ये आपका सेकंड है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है ये आपका आईएनएस अरिहांत था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS-8 सैटेलाइट? कौन सी स्पेस एजेंसीज ने EOS सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया है? नासा, जाक्सा, इसरो या ESA? तो इसका आपको जल्दी से सही आंसर बतानी है। तो ये है आपकी इसरो। ठीक है, तो ये क्या है? EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। लॉन्च व्हीकल कौन से व्हीकल से लॉन्च किया था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3। कहाँ से लॉन्च हुआ ये? सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसरो के चेयरमैन हैं आपके S सोमनाथ। तो ये आपको मैं बता दूं, तो ये इसके लिए आपको ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? तो बाकी जो भी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप हमें जल्दी प्रीमियर लगा दीजिए, तो एक्चुअली मैं भी लाइब्रेरी जाती हूँ, तो मुझे वहाँ से घर पहुँचने में 8 बज जाते हैं। उसके बाद आके मैं वीडियो बनाती हूँ, देन 10 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपकी अपलोड हो जाए। तो इसी वजह से कई बार क्या हो जाता है कि वीडियो में थोड़ी सी देरी हो जाती है, कभी खाना खाना होता है या कुछ इस तरह से जो भी टाइम गैप रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। 10 या 10:30 के बीच के टाइम जो होता है तो उसमें आप वीडियो को देख लिया कीजिए। चैनल पे आके जीके विद शिवाली मैम चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, असम या फिर गुजरात? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको इसका नाम पता होना चाहिए, गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्या है? गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और ये आपको मैं बताऊं छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चौथा है। तो टोटल हो गए छत्तीसगढ़ में 4। कौन कौन से थे वो? उदंती सीतानड़ी। ठीक है, सेकंड है अचना कुमार TR इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये तो पहले से ही थे, अब चौथा आ गया गुरु घसीदास। ठीक है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है आपका नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLCR प्रोजेक्ट जो कि आपकी कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश हुआ है? SLCR प्रोजेक्ट कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश हुआ है? आगरा, वाराणसी, पुणे या फिर दिल्ली? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो ये हुआ है आपका वाराणसी में आपका एस्टैब्लिश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्वेश्चन।
तो ये SLCR प्रोजेक्ट है, क्या है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट है। इसका एम है क्या? रिस्टोर करना। वरुणा रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसको रिस्टोर करने का ये प्रोजेक्ट है। किस तरीके से? सस्टेनेबल मेथड्स यूज करके। तो ये इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में, यूपी में, ठीक है। तो वरुणा रिवर आपको याद रखनी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और ये प्रोजेक्ट को अनवील किसने करा? NMCG, IIT BHU एंड डेनमार्क गवर्नमेंट ने। तो ये आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इंडिया के नए यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? आनंद कुमार, गोविंद मोहन, सतीश सिंह या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ये है आपके गोविंद मोहन, ये आपके यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new director of enforcement directorate? तो ईडी के नए डायरेक्टर किसको अपॉइंट करा गया है? अंकित सिंह, राहुल नवीन, राजेश सिंह या नन ऑफ दी अबव? जल्दी से आप इसका भी आंसर बताइए। तो ये हैं आपके राहुल नवीन, तो ये आपके ईडी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडी के बारे में बता दूं, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 मई 1956। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली। अब है आपका ये क्वेश्चन, मेडल्स जो है पैरालंपिक्स के थे। Manish Narwal won which medal in men's 10-meter air pistol SH1 event at Paris Paralympics 2024? मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द अबव? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका सिल्वर मेडल जीता था मनीष नरवाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश कथुनिया won the silver medal in which event at the Paris 2024 पैरालंपिक्स? योगेश कथुनिया ने कौन सा सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन कौन से इवेंट में? मेंस जेवलिन थ्रो F55 कैटेगरी, मेंस शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी, मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी, मेंस लॉन्ग जंप F58 कैटेगरी? तो इसका सही आंसर बताइए। ये है ऑप्शन नंबर सी, मेंस डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में ये योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता था। माइकल बार्नियर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो माइकल बार्नियर जो है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? USA, UK, फ्रांस या फिर UAE? तो ये देखिए आपको, तो ये फ्रांस के बने हैं माइकल बार्नियर। तो अभी जो है पेरिस फ्रांस में आपका ओलंपिक्स भी हुआ है, तो इसी वजह से ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आप याद रखिए। और आपको बताऊं, फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस, और प्रेसिडेंट है इसके इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल बार्नियर, ठीक है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? तो डिप्यूटी चीफ जो है एयर स्टाफ के कौन बने हैं? VR चौधरी, तेजिंदर सिंह, आशुतोष सिंह या फिर नन ऑफ द अबव? तो डेप्यूटी चीफ बताने हैं आपने कौन बने हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो ये हैं आपके तेजेंद्र सिंह, ठीक है, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह जो है डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। और अगर आपको मैं बताऊं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ये चीफ है एयर स्टाफ के, ठीक है। नेक्स्ट, हु विच कंट्री हैज बीन ब्लेम्ड फॉर द पेजर एक्सप्लोजन्स इन लेबनान? तो लेबनान में जो पेजर एक्सप्लोजन्स हुए हैं उसके लिए कौन सी कंट्री पे ब्लेम किया गया है? सीरिया, इजराइल, ईरान या फिर टर्की? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इजराइल, ठीक है। तो ये होते क्या है पेजर एक्सप्लोजन? ये एक स्मॉल वायरलेस डिवाइस होती है जो कि आपके शॉर्ट मैसेजेस को रिसीव करने के लिए यूज करी जाती है। ब्लेम किसने करा है पेजर एक्सप्लोजन के लिए? तो ये हिजबुल्ला जो कि लेबनीज शिया का इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिट्री ग्रुप है ये, तो इसने इजराइल पे ये आपका ब्लेम डाला है कि इन्होंने पेजर एक्सप्लोजन करे हैं, यानी कि कुछ वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू इन्होंने शॉर्ट मैसेजेस रिसीव करे हैं जो उनके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स?
कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स? लंदन, लंदन, सिडनी, ग्लासगो या फिर विक्टोरिया? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ये है आपकी ग्लासगो। ठीक है, 2026 की कॉमनवेल्थ गेम जो होंगी ग्लासगो में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस सीरीज। तो इसके बाद जो 20th क्वेश्चन होगा आपने उसके बाद मुझे बताना है टोटल आपका कितना स्कोर हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंगकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल अंगकोर वाट टेम्पल ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? कैम्बोडिया, यूएई, फ्रांस या फिर यूएसए? तो इसका नाम भी पता होना चाहिए और कंट्री भी, और ये है आपका कैम्बोडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, who has been re-elected as the chairperson of the parliamentary committee on official language? किसको दोबारा से इलेक्ट करा गया है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के चेयरपर्सन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? तो इनको करा गया है, अमित शाह को करा गया है ये चेयरपर्सन। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन के द्वारा ये आपको मैं बता दूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 344। तो ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर आते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट कब कब बना था ये? 7 जून 1955 में ये बना था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। इस कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करता है? आर्टिकल 344। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं आपके क्वेश्चन जीके के। तो अभी हम करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। तो ये सीरीज जो है आपको पता ही है, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। तो आपने इसको मतलब अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी ऐसे काम चोरी नहीं करनी है। इसमें डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 घंटे आप डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन होगा वर्ब के ऊपर। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस एग्जाम? ऑप्शन है इज, एम, आर या फिर हैव। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई दो नाउन होंगे, जैसे कि आपका एक हो गया बॉय और ये हो गया आपका गर्ल, ये क्या है? दोनों नाउन है। और इनके बीच में अगर लगा होगा एंड और इनके साथ लगा होगा नो एंड नो, जब ये दोनों आपके नो नो वाले नाउन बीच में इनके साथ एंड लगा होगा तो ये पूरी की पूरी वर्ब आपकी क्या हो जाती है? सिंगुलर। तो इसके बाद आपके लिए क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका क्या आना है? एम तो नहीं लगता है, ठीक है, आर भी नहीं लगेगा, तो इसका सही आंसर होगा इज। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड है और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, तो अगर आप सोच रहे थे कि हैव लगा दें तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हैव हूव का नहीं आएगा। नो बॉय एंड नो गर्ल इज इंटरेस्टेड, तो ये दोनों अभी सिंगुलर वर्ब बन चुकी हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी डैश चूजन देयर चेयरमैन? ये 2 बार हो गया, ठीक है, छोड़ो उसको। इज, आर, हैव्स या फिर हैव? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो वर्ड है कमेटी, क्या है? कमेटी। तो कमेटी में अगर इनका जो डिसीजन होता है, अगर यूनानिमस डिसीजन होगा तो वर्ब आपकी आती है सिंगुलर। तो अगर इनकी एक डिसीजन नहीं होगा, इनके डिसीजन बटे हुए होंगे, तो फिर वर्ब आपकी आएगी प्लूरल। ठीक है, तो ये 2 चीजें होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो देयर लग रहा है, तो यानी कि इनका जो डिसीजन है वो यूनानिमस डिसीजन नहीं है, तो इनका अलग अलग डिसीजन है इस कमेटी का। तो यहाँ पे आप अगर जो है मैं बताऊं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका बटा हुआ डिसीजन है, तो इज तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, और हैज़ भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब बचे आपके आर एंड हैव। तो आर कमेटी है थोड़ी ना, कमेटी ने चूज करा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका हैव। द कमेटी हैव चूजन देयर चेयरमैन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द बॉयज फादर? इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए, डैश द बॉयज फादर विद दैम, यहाँ पे क्या आएगा? विद दैम। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए वाले इसका, इज, एम, आर या डू, तो इसका आंसर बताइए। अब बहुत से बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, तो आप लगा दोगे आर, ठीक है, तो इसके लिए आपको मिलेगा बिग नो, बिग क्रॉस। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फादर है ना कि बॉयज। सब्जेक्ट क्या है? आपका फादर। कि क्या बॉयज के जो फादर हैं वो उनके साथ हैं?
तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपकी वर्ब कौन सी आनी है, सिंगुलर वर्ब आनी है। अब यहाँ पे आपका मैं बोलूँ अगर कुछ एम तो नहीं आएगा, ठीक है, एम नहीं आएगा तो इज और डू में बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इसका ऑप्शन है इज। अब डू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डू आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको अगर डू लगाने के लिए आपको मेन वर्ब भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपको मेन वर्ब दिख रही है कोई, क्या द मेन वर्ब है, बॉयज मेन वर्ब है, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज। ठीक है, तो मेन वर्ब लगी, इज द बॉयज फादर विद देम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ही एंड आई डैश गोइंग टू लर्न कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो तुम, मैं और वो सारे अब कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। आर, इज, एम या फिर हैव, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, आपकी वर्ब क्या कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे लगेगा आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मैन एंड ईच वीमेन डैश टू वोट। ऑप्शंस है इज, आर, हैज या फिर हैव। अब यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी अगर एंड लगा हो तो उसके पहले 2 या 2 से ज़्यादा नाउन जुड़े हुए हों और उनके पहले लगा हो ईच या फिर एवरी, ईच या फिर एवरी, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंगुलर। क्या हो जाता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे इसकी वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। इज तो लगने वाला ही नहीं है, आर भी, क्योंकि इज का मतलब क्या हो गया, हर एक मैन और हर एक वुमेन वोट है, क्या ऐसा है, उनको क्या बोला है, उनको वोट देने का अधिकार है, देना चाहिए उनको, तो हैज़ टू वोट, तो यहाँ पे आएगी सिंगुलर वर्ब हैज़ टू वोट, हैव नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका पूरा सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं ये वर्ब के क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं सिनोनियम या एंटोनियम। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत सारे सिनोनियम एंटोनियम डालते हो। अगर आपको 30 नंबर की इंग्लिश आनी है तो उसमें से आपको मैं ये लिख के देती हूँ कि आपको 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे आपके सिनोनियम एंटोनियम एंड इडियम फ्रेजेस। तो ये आप देख लीजिए कि कितना बड़ा पोर्शन रहेगा आपका। अगर आप इसको पोर्शन को इग्नोर करते हो ना तो आप बहुत बड़ी आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। तो इसी वजह से डेली आप सिनोनियम एंटोनियम एंड इडियम फ्रेजेस रटिए, जितने हो सके उतने रटिए। ठीक है, सिनोनियम सबसे पहला आएगा स्विंडल का क्या मतलब होता है, इसकी आपने सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। कैप्शन, इम्पेडिमेंट, रेस्ट्रिक्ट या फिर फ्रॉड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा फ्रॉड। स्विंडल का मतलब होता है किसी को आपने ठगा या किसी के साथ धोखा वगैरह किया, तो ये आपका हो गया स्विंडल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैप्शन, कैप्शन तो आप सबको पता होगा। इम्पीडिमेंट होता है कि किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी के आगे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, रिस्ट्रिक्ट का भी रोकना होता है। तो धोखा देने का मतलब होता है फ्रॉड, तो स्विंडल का मतलब हो गया फ्रॉड। नेक्स्ट, इवेंट्स का क्या मतलब होता है, स्क्राइब, शो, अपीयर या फिर डिस्कस। इवेंट्स होता है कोई चीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, कोई शो कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आपका सिनोनिम हो गया शो। ठीक है, तो एस्क्राइब का मतलब होता है कि आप किसी को कोई चीज़ को क्रेडिट दे रहे हो कि इसने ये चीज़ करी, तो एस्क्राइब होता है क्रेडिट करना। अपीयर तो क्या होता है, दिखना। अपीयर मतलब कोई चीज़ आपके सामने प्रकट हो गई, तो ये प्रकट, डेमोन्स्ट्रेट और शो होना अलग होता है और अपीयर होना अलग होता है। डिस्कस वो क्या होता है, आप कोई बातचीत करते हो। नेक्स्ट, इयोलॉजी, इयोलॉजी का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट, यूफोरिया, प्रेज या फिर कियोस्क। तो इसका मतलब होता है आप किसी की प्रेज कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपने बताना है अपोजिट। अपोजिट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, तो उसका मतलब होता है अपोजिट। तो ये बाकी वाले भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपने बताने हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के ऊपर आपको यह क्वेश्चन है ये, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड हिम डैश प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो कमेटी के मेंबर्स ने उसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट कंपनी का। ऑप्शन है अ, एंड, द या फिर नो आर्टिकल। तो बहुत से बच्चे अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि आप सबका ये आंसर होने वाला है गलत, क्योंकि इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेंटेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे जो टाइटल है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है, एक पोजीशन है, एक टाइटल है। तो जब ये आपका वर्ब के बाद यूज होता है, वर्ब है ना आपकी अपॉइंटेड, ये क्या है आपकी वर्ब है, तो इसके बाद जब ये यूज होता है ना, तो ये जो टाइटल होता है ये अपने आप में ही स्पेसिफिक हो जाता है और यूनिक हो जाता है। तो इसको अपने लिए फिर किसी स्पेसिफिक जो है आइडेंटिफायर यानी कि आर्टिकल की ज़रूरत, द की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें आपका अगर प्रेसिडेंट के पहले आप आर्टिकल लगाओगे तो वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए।
ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं बोलूँ अ या फिर एन, अ और एन ये दोनों क्या है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो प्रेसिडेंट के पहले ये तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे ए और एन। तो और इसके अलावा अगर हम द की बात करें ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ब के बाद मैंने बताया कोई भी टाइटल हो वो अपने आप में यूनिक होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी आइडेंटिफायर की ज़रूरत नहीं होती है। दैट्स वाई द आंसर वुड बी नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबको ही आना चाहिए। इन डैश मार्केट आई फाउंड डैश बैगर इन द टैटर्ड क्लॉथ्स लाइंग ऑन डैश रोड साइड। तो ये जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। द एंड द एंड द या फिर द अ। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द ए द। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे द जो है ये क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये कहाँ पे यूज होता है पर्टिकुलर चीज के लिए जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अ और एंड तो आपको पता ही है ये किसके लिए लगते हैं, आपके जो कि काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, और ये आपके सिंगुलर होते हैं, जिसके अ और एंड जिसके पहले यूज होते हैं, लेकिन द उसके लिए यूज होता है जो कोई पर्टिकुलर होता है और जो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट तो आपको पता है ना, मार्केट क्या होती है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये डेफिनेट है, तो इसी वजह से ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी हमारा, दिस BMW कार रन्स 20 किलोमीटर्स डैश लीटर। तो ये जो BMW कार है ये आपकी 20 किलोमीटर डैश लीटर चलती है, तो लीटर के पहले क्या लगेगा, द एन ए या फिर नन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर लगने वाला है ए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे भी अगर कोई चीज इस तरह से डिनोट होके आती है ना, पर लीटर, ठीक है, पर किलोग्राम, तो ये जो पर वाली चीजें होती है ना, इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल अ या फिर एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई अर्न 10,000 अ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड के ऊपर डिपेंड करता है ना कि साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की आ रही है या फिर वॉवल की आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली अ और एन यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि काउंटेबल नाउन को डिनोट करते हैं, जैसे कि आपका आएगा 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन हो गया या फिर कपल हो गया। ये सब आपके क्या है, काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले हमेशा आपका क्या लगता है, आर्टिकल अ। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ भी जैसे कि अगर आपका मान लो अ फ्यू एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये अ लिटल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कन्फाइंड डैश मी, प्रीपोजिशन है तो ये तो सबको ही आनी चाहिए, एक सेकंड में इसका आंसर बताना है आपने। ही कन्फाइंड अबाउट, इन, ऑन या फिर ऑफ, तो ये आएगा कन्फाइंड, यानी कि इन, ही कन्फाइंड इन मी, कन्फाइंड के बाद क्या लगता है, इन। दे लिव डैश द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो ये सिटी की आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, इन, एन, ऑन या फिर अबाउट, तो ये आपको एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है। तो और कहाँ पे रहते, किसके ऊपर रहते, आउटस्कर्ट्स, तो दे लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू डिवाइड इट डैश 5 इक्वल पार्ट्स, तो आपको इसको डिवाइड करना है 5 बराबर हिस्सों में, इनटू, इन, ऑफ या फिर एन, तो यहाँ पे इसके लिए लगने वाला है आपका इनटू। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे कुछ हमारे क्या है, ये इडियम एंड फ्रेजेस है। इन वोक का क्या मतलब होता है, टोटल एब्सेंस, स्मूथ, फेयर या फिर इन फैशन। तो इन वोक का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी फैशन में है। तो जब मैं PDF डालूंगी ना उसमें इसको सही कर लेना। ठीक है, ये इसका 4 ऑप्शन होगा। इन वोक का मतलब होता है फैशन में। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का क्या मतलब होता है, एंग्रीली, डेलिबरेटली, एक्साइटेडली या फिर स्लोली। तो ये होता है कि अब जब भी आप कोई जानबूझकर कोई चीज़ करते हो, डेलिबरेटली करते हो, तो उसको बोलते हो इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पिंक, इन द पिंक का क्या मतलब होता है, इन पिंक ड्रेस, इन द लाइमलाइट, इन अ हैप्पी मूड या फिर इन अ गुड हेल्थ। तो जब आप पिंक पिंक हो यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके गाल लाल लाल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, ये मैं गलत क्यों कर रही हूँ आज क्वेश्चन,
तो ये मतलब क्वेश्चन ठीक है, बट ये जो मैंने आपके लिए PDF में आंसर लगाने होते हैं ना, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है एंटोनियम। एंटोनियम नियर बाई का क्या मतलब होता है? नियर क्या होता है? पास, डिफरेंट, क्लोज, सेपरेट या डिस्टेंट। तो डिस्टेंट होता है दूर, तो ये हो गया इसका एंटोनियम। सल्की का क्या मतलब होता है? काइंड, लविंग, माइल्ड या चेयरफुल। सल्की क्या होता है कि जो आपसे कोई चीज़ नाराज़ है, कोई इंसान आपसे नाराज़ है, वो हो गया सल्की। तो काइंड तो नहीं होगा, लविंग भी नहीं होगा, माइल्ड भी नहीं होगा, तो ये इसके सेम सेम ही हो, मतलब आपको इसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो इसका अगर अपोजिट देखें तो वो क्या हो गया आपका? चेयरफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश, नाराज और खुश, ठीक है, ये हो गए। तो यहाँ पे आपके हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के भी, ठीक है। तो आपने बताना 20 में से आपकी कितनी स्कोर आई है, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं कोड रिलेटेड अवेयरनेस के। कंप्यूटर्स मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आज हमने दिन में 4 बजे के क्लास में जो दूसरे चैनल पे मैंने पढ़ाया था उसमें कंप्यूटर्स कराया था, ठीक है, और उसमें जीए भी कराई थी। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जनरल करंट अफेयर्स आपको डेली कराना है, तो इसी वजह से कंप्यूटर मैंने हर एक पोर्शन में डाला होता है, सॉरी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब आपको कोर्ट रिलेटेड टर्म्स आएंगी 10। व्हाट डज द टर्म एडजर्न मीन इन लीगल कंटेक्स्ट? लीगल कंटेक्स्ट में आपने एडजर्न का मतलब बताना है। टू फाइनलाइज अ कोर्ट्स डिसीजन, टू पोस्टपोन अ कोर्ट्स डिसीजन टू सम डिफरेंट लोकेशन और टाइम, टू कॉल अ विटनेस टू द स्टैंड, या फिर नन ऑफ द अबव। एडजर्न का मतलब होता है कोई पोस्टपोन करना, कोर्ट के डिसीजन को कोई दूसरे टाइम उसका रख देना, ठीक है। तो द कोर्ट इज एडजर्न बोलते हैं ना, तो यानी कि आप कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लिया नहीं होता, फाइनल जजमेंट नहीं आई होती है, तो उसके लिए वो टाइम ले रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन इंडिया? पूरे इंडिया में जो कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं? मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, JNK हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है ये। तो इसका आपका सही आंसर होगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट, एज ऑफ October 1st 2024, विच हाई कोर्ट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया विद सीट्स 160? 1 अक्टूबर 2024 तक कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस हैं इंडिया में? टोटल सीट्स हैं 160। मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर दिल्ली? इसका सही आंसर है इलाहाबाद, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जजेस यहाँ बैठते हैं, उनकी टोटल सीट कहाँ है उस कोर्ट में? 160, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट? कौन सी ऐसी ओनली यूनियन, इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप? तो इसका सही आंसर होगा आपका दिल्ली, ठीक है। दिल्ली इकलौती यूनियन टेरिटरी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स, व्हाट डज अलहिमद स्पेसिफिकली रेफर्स टू? तो अलहिमद का क्या मतलब होता है कोर्ट में? प्रोसेस क्लर्क, लीगल क्लर्क, एक्सपर्ट विटनेस या फिर पियोन? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका मतलब होता है लीगल क्लर्क। आप में से मुझे बच्चों बताइए कमेंट सेक्शन में कि पियोन का क्या मतलब होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, पियोन को क्या बोलते हैं? Who handles the financial matters under the directions of प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होता है, तो उसमें जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसकी डायरेक्शन में कौन हैंडल करता है? नाजिर, स्टेनोग्राफर, अलहिमद या फिर प्रोसेस सर्वर? तो वो होता है आपका नासिर, ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करता है। What is the primary function of जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्राइमरी फंक्शन क्या है? एडजुडिकेट क्रिमिनल केसेस, हैंडल फैमिली डिस्प्यूट्स, डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, कंडक्ट लीगल रिसर्च? तो इसकी सही आंसर है आपका डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, ठीक है। ये ऐसे केसेस के साथ डील करता है जहाँ पे माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 47 क्वेश्चन होते हैं। तो आप में से जो बच्चे अभी तक लाइव में हैं और क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी हमारी वीडियोस प्रमोट हो जाएंगी, ठीक है। और
आपको मैं बोल दूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं नहीं करते हैं सब्सक्राइब। वीडियोस तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन उनमें से आधे भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपके लिए और मेहनत से बहुत अच्छे अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी डेली। तो आपको पता ही है कि अगर इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चन मैं डेली कराऊँगी तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन, आपके हज़ारों में क्वेश्चन करवा दूँगी मैं। प्रैक्टिस भी आपकी डेली होती है, इससे आपकी रिवीजन एक अनदर लेवल पे पहुंच जाएगी। बट बस आपको मुझे सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट में अपना स्कोर और प्लस आपको वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मचलका रेफर्स टू, मचलका का क्या मतलब होता है? एफिडेविट, बेल बॉन्ड, चार्जशीट या फिर फाइन। तो मचलका का मतलब होता है बेल बॉन्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट डज तालबी मीन इन लीगल प्रोसीडिंग्स? लीगल प्रोसीडिंग्स में तालबी का मतलब क्या होता है? समनिंग, अपील, फाइन या अरेस्ट। तो तालबी का मतलब होता है आप किसी को समन कर रहे हो, कोर्ट में बुला रहे हो, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालते हैं कोर्ट, ठीक है, फॉर्मल ऑर्डर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हाट डज द टर्म क्यो वरांटो रेफर्स टू? क्यो वरांटो की क्या मतलब है? A challenge to the legality of a person's appointment to a public office, a process to review a judicial decision, a writ ordering a lower court to stop proceedings, या फिर a legal challenge to new law। तो क्यों वरांटो का मतलब होता है आप चैलेंज कर रहे हो किसी भी पर्सन को कि आप किस मतलब किस अधिकार से आपने ये पब्लिक ऑफिस में आप अपॉइंट हुए हो, आपको किसने यहाँ पे बिठाया है पब्लिक ऑफिस में, ठीक है। तो ये रिट इशू करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो आपको इसके बारे में ये सारी की सारी पांचों की पांचों रिट्स पता होनी चाहिए, किस रिट का कब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पांचों रिट कौन सी है? जो जो लाइव में है जल्दी से बताइए फटाफट से लाइव में। और बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको लाइव में भी बताइए, और जो बाद में कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल रहे हो लेकिन कमेंट में क्यों नहीं करते हो मुझे नहीं पता। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी है, तो उसके लिए 1 सेकेंड लगता है आपको बोलने में, तो उसके लिए ज़रूर बताइए। बाकी थैंक यू सो मच, आपके साथ जुड़ के मुझे डेली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, और मेरे को मन करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। बाकी अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम में। सभी बच्चों ने जुड़ना है, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को डेली एनालाइज करना है।